नमल। मुझे आपको कुछ बताना है। हुनैन यूसुफ ने उस सुबह उससे ये कहा तो जवाब में फारिस ने सर हिलाकर कहा था, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। वो दोनों मोर चाल के पोरेज में खड़े थे और वो बाहर जाने की तैयारी में था। मैं जानती हूँ आपको खबर के बारे में बताना है, मैं भी वही बताना चाह रही हूँ। वो चमकती आंखों और मगमग मुस्कुराहट के साथ बोली थी। उसका एक बेटा है जो अब वापस अपनी माँ और दादी समेत खबर के घर आके रहने लग गया है। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है, उसके बाप ने क्या किया और किन के लिए ये सब किया। उसका दिल बददिल हो गया है अपने बाप के लिए, और किसी शख्स के लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि उसकी औलाद का दिल बददिल हो जाए उसके लिए। मेरा ख्याल है आपको। वो जोर से तेज़ तेज़ बोल रही थी। करीबन घंटे भर बाद वो इस बंगले के ड्राइंग रूम में बैठा था, जीन्स और शर्ट में मलबूस। वो टांग पे टांग जमाए संजीदगी से इधर उधर देख रहा था। अजीब खामोशी कमरे में हाल थी। सामने बैठा नौउम्र लड़का खामोश था। वो उलझा हुआ भी था, मगर मुकद्दस खामोशी को तोड़ नहीं पा रहा था। दफातन चौखट पे आहट हुई। वो दोनों उस तरफ देखने लगे। एक औरत पहले नमदार हुई थी। उसके दोनों हाथ एक व्हील चेयर की पुश्त को थामे हुए थे, जिसको धकेलती हुई वो अंदर ला रही थी। फारिस की नज़रें वहीं जम गईं। वो बस उसे देख रहा था। वो खबर था। उसका अकड़ा हुआ फालिज़दा जिस्म व्हील चेयर पे रखा था, गोया उसमें रूह ना हो। गर्दन तिरछी मुंजमद सी थी और चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क चढ़ा था। साथ चंद नालियाँ भी जुड़ी थीं। उसके होंठ टेढ़े मेढ़े से होकर एक जाविये पे जम गए थे और आंखें सिर्फ वही हरकत करती थीं। उनकी स्याह गेंदें घूम घूम कर फारिस के चेहरे से आ टकराती थीं। उनमें बेबसी थी, खौफ था, दुख था कि इनकी बेहतरी की कोई उम्मीद है। उसने सादगी से लड़के को मुखातिब किया। लड़के ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। इनका जिस्म मुस्तकिल तौर पे मफलूज हो चुका है। हाथ की सिर्फ एक उंगली हिला सकते हैं। एक दफ़ा हिलाएं तो मतलब हाँ, दो दफ़ा हिलाएं तो ना। बोल भी नहीं सकते, बस देख सकते हैं। रोते बहुत हैं आवाज़ से, मगर अल्फाज नहीं निकलते। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुदरती फालिज अटैक है और ऐसी सूरत में हमें अब समझौता करना पड़ेगा। वो दबी आवाज़ में बता रहा था। फारिस बस गर्दन मोड़े उसे देखता रहा, जो सिमटा सिमटा सा व्हील चेयर पे पड़ा था। जर्द बेचैन चेहरा, बेहद गिरा हुआ वज़न, हड्डियों का ढांचा सा इंसान। उसकी भीगी नज़रें फारिस पे जमी थी। बहुत से माह साल दोनों के दरमियान फिल्म की तरह चलने लगे थे। बोल नहीं सकते थे तो क्या हुआ, सुन तो सकते हैं ना। वो बहुत देर बाद बोला था और आवाज़ ठंडी थी, ठंडी और सपाट। जी सुन सकते हैं, लड़के ने सर हिला दिया। तो फिर आज कर्नल खबर तुम्हारे साथ कुछ सुनेंगे, एक कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। फारिस ने निगाहों का रुख उस लड़के की तरफ फेरा। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस कहानी को सारी ज़िंदगी याद रखो। जब तक ये ज़िंदा हैं तुम रोज़ उनको वो कहानी सुनाया करो। खबर की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं समझा नहीं, लड़का अब के उलझा था। जब मैं शुरू करूँगा तो तुम समझ जाओगे। फिर बताओ, शुरू करूँ? उसने उसी सुकून और इत्मीनान से पूछा था। लड़के ने इस बात में सर हिलाया। खबर ने बहुत कोशिश की कि वो चीखे, चिल्लाए, गर्दन इधर उधर मारे, उसकी मिन्नत करे, उसे रोके, रोए, पीटे, उसके कदमों में गिर जाए और उसे मना करे, मेरे बेटे को मत बताओ, खुदारा मत बताओ। मगर अब इख्तियार उसके हाथ से निकल चुका था। और अगर तुम्हें कभी कोई कहे कि इंसान के किए जुल्म घूम फिर कर उसके पास एक दिन ज़रूर लौटते हैं, तो यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा ज़रूर होता है। इधर हुनैन मोर शाल के लाउंज में बैठी टीवी देखते हुए ड्राई फ्रूट खा रही थी। सुमर अभी अभी लौटी थी और खामोशी से उधर बैठी थी, गोया जहन कहीं दूर उलझा हो। साथी लैपटॉप लिए बैठा कुछ पॉइंट्स कागज़ पे लिख रहा था। वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। दफतन हुनैन उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मुट्ठी में खुश्क मेवे भरे, वो इनको वक्फे वक्फे से खाती, सीने चढ़ती ऊपर आई, अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर उसकी दिल खराश चीख सबने सुनी थी। जुमर और सदी के ख्यालात टूटे जैसे उनको होश आया। वो दोनों ऊपर की तरफ भागे। हुनैन के यहाँ चौखट तक आते हुए सदी की अल्फाज टूट गए। कमरे की हालत बता रही थी कि क्या हुआ था। हर शय बिखरी हुई थी। अलमारियाँ, दराज खुले पड़े थे। जूतों वाले खाने से सारे डब्बे निकले हुए थे। लॉक वाली दराज में चाबी लगी थी और वो खुला था। हुनैन हवास बाख्ता सी खिड़की में खड़ी थी। शल हक्का बक्का, खिड़की भी पूरी खुली थी। हना, तुम ठीक हो? क्या हुआ? जुमर ने बेइख्तियार उसे कंधों से थामा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो मेरे सामने खिड़की से कूदा।
اور وہ شخص ہی ابھی تک گردن موڑے باہر دیکھ رہی تھی اور اس نے دیوار باندھ لی۔ کون تھا؟ ساتھی تیزی سے بالکنی میں بھاگا تھا۔ وہ ایک آدمی تھا۔ اس نے سرخ مفلر لپیٹ رکھا تھا اور اس کے لمبے بال تھے اور چھوٹا سا قد تھا۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتانے لگی۔ ساتھی واپس اندر آیا اور سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ اسے نیچے جا کر اس آدمی کو پکڑنا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ یہاں؟ بتاؤ حنین۔ اس کے ہاتھ میں میرا میموری کارڈ تھا۔ وہ علیشہ والا میموری کارڈ لے کر چلا گیا۔ اللہ میرے! حنین نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ زمر نے بے ساختہ کھلی دراز کو دیکھا۔ اسے زور کا چکر آیا تھا۔ میرے پاس تو اس کی کاپی بھی نہیں ہے زمر، اب کیا ہوگا؟ زمر نڈھال سی کوچ پہ گر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ قصرِ کردار کے برآمدے کے اونچے ستونوں پہ دھوپ کی پہلی کرنیں گرتی نظر آ رہی تھیں۔ ہاشم موبائل دیکھتا سینے اترتا نیچے آ رہا تھا۔ اس کی کار سامنے منتظر سی کھڑی تھی۔ شوفر دروازہ کھولے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ جیسے ہی کار کے قریب آیا، ایک گارڈ سامنے سے تیز چلتا اس طرف آتا دکھائی دیا۔ سر! اس نے عجلت میں پکارا۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ ایک ملاقاتی ہے آپ کے لیے۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ ان سے واقف ہیں، سو ان سے مل لیں۔ اسی وقت اس نے نہوت سے آبرو اٹھائی، مگر وہ پھر ٹھہر گیا۔ گارڈ کے پیچھے آتی ڈیفینس کو وہ پہچان گیا تھا۔ پاسپورٹ، انجان کالز، بہت سی کڑیاں ایک ساتھ ذہن میں ملی تھیں۔ ہیلو مسٹر کردار! وہ قدم قدم چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنے ہیروں کی انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ سے کان کے پیچھے بال اڑستی نرمی سے بولی، میں یہ جانے بغیر کہ کس کا کام کر رہی ہوں، آپ کے لیے بہت کچھ کر چکی ہوں پہلے، اب بھی فارس قاضی کے خلاف آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی تعریف؟ وہ انجان بن کر بولا، البتہ چہرے کی تمام بیزاری اور قلق غائب ہو چکی تھی۔ مسکرا کر دلچسپی سے وہ اس نوارد کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر ایمن کہتے ہیں۔ فارس قاضی نے میرا ہسپتال جلایا تھا، اس نے مجھے تباہ کر دیا، تو کیوں نہ ہم مل کر اس سے بدلہ لیں؟ ہاشم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تو وہ آپ تھیں، سعد یوسف کا پاسپورٹ چرانے والی، اور یقیناً پاسپورٹ کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا آپ کے پاس۔ مسکرا کر اثبات میں سر ہلاتا وہ کہہ رہا تھا، وہ آپ تھیں، ہے نا؟ سرما کو اپریل کے سورج نے پگھلا کر گویا بھاپ بنا کے اڑا دیا تھا۔ وہ ایسا گیا کہ اب نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ فضا گرم تھی، ہوا ساکن تھی۔ گزشتہ برسوں کی نسبت اس سال موسم گرما بہار کے درمیان سے ہی شروع ہوا جاتا تھا۔ کچہری کا جہنمی ہجوم ویسے ہی بھانت بھانت کی بولیاں بولتا راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ البتہ اس کمرۂ عدالت میں بند دروازوں کے باعث آوازوں کی آمد منقطع تھی۔ چبوترے پہ اونچی کرسی پہ براجمان سیشن جج صاحب عابد آغا صاحب اپنے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ سامنے دونوں اطراف کرسیاں لگی تھیں۔ کورٹ رپورٹر اپنے کی بورڈ پہ ہاتھ جمائے تیار بیٹھا تھا، بولنے والوں کا ہر سچ اور ہر جھوٹ اچک کر صفحۂ کرتاس پہ منتقل کرنے کو بیتاب تھا۔ دونوں جانب کی کرسیوں کے درمیان گزرنے کا کھلا راستہ بنا تھا۔ ہاشم کردار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ ساتھ سوٹ، ٹائی اور جھکے سر والا نوشروان موجود تھا، اور مزید آگے دیکھو تو جواہرات بیٹھی بیزاری سے اپنے نیکلس کو انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ گاہے بگاہے وہ دائیں جانب بھی دیکھ لیتی، جہاں دوسری میز کے پیچھے زمر اور ساتھی ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، سر ایک دوسرے کے قریب کیے، وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ پچھلی کرسیوں پہ حنین اور اسامہ بیٹھے تھے، بالکل خاموش۔ اب تم واپس ہاشم کردار کی طرف آ جاؤ۔ تو وہ اسی طرح مطمئن سا بیٹھا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور چہرہ سنجیدہ سا لگتا تھا۔ زمر صاحبہ، آپ شروع کریں۔ جج صاحب نے کاغذات سے نظریں اٹھا کر زمر کو اشارہ کیا۔ ٹرائل شروع ہو چکا تھا، اس کے بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ ساتھی سے ہلکا سا کچھ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، کوٹ ذرا کھینچ کر درست کیا، بال کان کے پیچھے اڑسے، اس کی ناک میں ننھے سے ہیرے کی لونگ دمک رہی تھی۔ ہاشم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ وہ اس لونگ اور اس میں چھپی داستانوں سے بے خبر تھا، مگر اس کی چمک سے اسے کچھ یاد آ رہا تھا۔ ذہن پیچھے کہیں تیرنے لگا تھا۔ وہ ایک دم 2 ماہ پہلے کی اس صبح میں غوطہ زن ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ایمن سبزہ پہ اپنی کار کے ساتھ کھڑا، وہ مسکراتے ہوئے اس عورت سے کہہ رہا تھا جس نے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں، تو وہ آپ تھی نا جنہوں نے مجھے وہ پاسپورٹ بھیجا تھا؟ ڈاکٹر ایمن نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وہ جو کچھ اور کہنے جا رہی تھی، رک گئی۔ بھویں ناسمجھی سے اکٹھی ہوئیں۔ سوری، مگر کون سا پاسپورٹ؟ آپ نے مجھے، وہ توڑ کر کہتا اس کے سامنے آیا، ایک پاسپورٹ بھیجا تھا سعد یوسف کا۔ اس نے اچنبھے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں،
मैंने आपको कुछ नहीं भेजा। मैंने तो 2-3 दफ़ा बस आपके ऑफिस कॉल की थी, मिलना चाहती थी। अगर आपको किसी ने मेरे खिलाफ कुछ गलत कहा है तो यकीन माने इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाशिम ने आंखों की पुतलियां सुकेड़कर गौर से उसे देखा। अंदाज से लगता था वो सच कह रही है। उसने सर झटका। खैर, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? अंदाज ज़रा रूखा हो गया था। दिलचस्पी गोया ख़त्म हो गई थी। मैं फारिस काजी के खिलाफ आपकी मदद करना चाहती हूँ। जब आप ट्रायल में उसके भांजे के खिलाफ दलाइल देंगे तो 1 मिनट बीबी, उसने उंगली उठाकर रोका। कोई ट्रायल नहीं हो रहा, ना कभी होगा। ये आप लोगों की भूल है कि हम और वो कभी 2 ख़ानदानों की तरह इस्तग़ासा और दिफा की कुर्सियों पे किसी कोर्ट रूम में बैठे होंगे। और मुझे अगर आपकी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आपको याद कर लूँगा। अभी आप जा सकती हैं। और सन ग्लासेस आंखों पे चढ़ाता, हाथ जलाकर ड्राइवर को इशारा करता, वो अंदर बैठा बादब मुलाजिम ने काले शीशे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी सन से सामने से गुजर गई और डॉक्टर अमन, जो अभी कुछ कह ही नहीं सकी थी, दिल मिलाकर उसे जाते देखती रही। और आज जुमर साहिबा, आप शुरू करें। जज की आवाज़ की बाज़गश थी जो उसे सुनाई दी थी। हीरों की चमक दमक मद्धम हुई। कदरे चौंक कर हाशिम सीधा हुआ और फिर अपने इतराफ़ में देखा। वो कमरा अदालत में बैठा था अपने ख़ानदान के साथ। और दूसरी तरफ उसने गर्दन घुमा कर देखा। वहाँ पिछली कुर्सी पे हुनैन के साथ फारिस बैठा था। वो शायद अभी अभी आया था और ज़रा पैर लंबे करके बैठा मुसलसल च्युइंगम चबाते हुए सामने देख रहा था। सिर्फ वही तमाशाई लगता था, बाकी सब शदीद तनाव का शिकार थे। हाशिम की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके उसने निगाहें घुमाई। सुनहरी आंखें स्याह आंखों से मिली। हाशिम संजीदगी से उसे देखता रहा, मगर सुनहरी आंखें मुस्कुराईं। माथे तक हाथ ले जाकर सर को ज़रा सा खम दिया। सलाम। हाशिम ने नहवत से रुख वापस फेर लिया। योर ऑनर, जुमर चबूतरे के सामने ज़मीन पे खड़ी बात का आगाज़ कर रही थी। सरकार बनाम नौशरवान करदार को दुरुस्त तरीके से समझने के लिए हमें सबसे पहले सादी यूसुफ को समझना होगा। एक रिश्तेदार की हैसियत से नहीं, एक वकील की हैसियत से मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताना चाहती हूँ कि सादी यूसुफ कौन है और सादी यूसुफ कौन था। मैं आपको सादी यूसुफ की कहानी सुनाना चाहती हूँ। जज साहब तवज्जो से उसे देख रहे थे। हुनैन की नज़रें भी जुमर की पुश्त पे जमी थीं। वो उसके अल्फाज पे फोकस करना चाहती थी, एक एक लफ्ज़ ध्यान से सुनना चाहती थी, मगर कोर्ट रिपोर्टर के कीबोर्ड पर ठक ठक चलते हाथों की आवाज़ दफ़ातन जुमर की आवाज़ उसका ध्यान बटा रही थी। फिर यकायक सारी आवाज़ें पस मंज़र में चली गईं और धीरे धीरे कमरा अदालत उसके बेडरूम में तब्दील होता गया। 2 माह पहले वो अपने कमरे में खुली खिड़की के साथ खड़ी थी, परेशान निगाहें बाहर लगी थीं। जुमर सर दोनों हाथों में गिराए बेड पे बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और सादी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। वो भाग चुका है, सुर्ख मफलर वाला आदमी। गार्ड कह रहा है कि वो उसके पीछे भागा था, मगर तब तक वो गलियों में गुम हो चुका था। वो फूले सांस के साथ कह रहा था, अब वो किसी हमसायों के घर में कूद चुका है। गार्ड्स गए हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो अब मिलेगा। फिर हुनैन को देखा। तुम्हारा मेमोरी कार्ड क्या था उसमें? वो अभी तक खिड़की में देख रही थी। आपके आहिस्ता से चेहरा घुमाकर सादी को देखा। आंखों में बदली थी। वो अलीशा ने हमें दिया था। हम इतने साल उसको लेकर फिरते रहे आपके किचन में, मगर उसको इस्तेमाल नहीं कर सके। मगर उसमें था क्या? जुमर ने थकी थकी निगाहें उठाकर उसे देखा। हुनैन ने एक ठंडी सांस ली। कर्नल खावर के बेटों को हाशिम ने मरवाया था और मिसेस कारदार ने फिर इल्ज़ाम एक ऑफिसर पे डाल दिया जो खावर के केस की तफ्तीश कर रहा था। ये अगले 100 साल की मनसूबाबंदी करने वाले लोग हैं, इसलिए ये इतने अमीर और इतने कामयाब होते हैं। जब ये किसी को अपना दस्ते रास्त बनाते हैं तो उसकी कश्तियाँ जला देते हैं। खबर नहीं जान सका। उसने ब्रिगेडियर की आंखों के सामने उसके ख़ानदान को मारा और फिर उसको भी मार दिया। उसको बाद में इल्म हुआ कि इस ब्रिगेडियर का एक और बेटा भी है जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है और उसको वो खुफिया औलाद की तरह छुपा कर रखता है। उन्हें सांस लेने को रुकी। ये बातें बताना अजीब लग रहा था। सादी गौर से और जुमर अदम तवज्जो से सुन रही थी। खावर का उस बच्चे से कोई झगड़ा नहीं था। उसने सिर्फ ब्रिगेडियर को वसीयत देनी थी। जब दे दी तो इंतकाम ख़त्म हुआ। उसने इस लड़के को तलाश करना चाहा, मगर वो उसको मार कर क्या करता। ब्रिगेडियर बंगज के दोस्तों ने उसे रूपोश करा दिया। खावर को सिर्फ उसकी एक घड़ी मिली थी जिस पे उस लड़के का पार्शल फिंगरप्रिंट था। उस
कार्ड में एक वीडियो थी जो यकीनन मिसेस करदार ने बनवाई थी। उसमें खावर के सामने आकर एतराफ़ जुर्म करता है और वो उसको नौकरी पे रख लेते हैं, गोया अपने परों में छुपा लेते हैं। यूँ उनको वफादार मुलाजिम भी मिल गया और उसकी दुखती रग को भी हाथ में ले लिया, जिससे वो कभी भी उसको अपने जूते तले मसल सकते थे। अलीशा वो पूरा फोल्डर कॉपी किया था। उसमें कुछ तस्वीरें थी, वो वीडियो थी और एक पार्शियल फिंगरप्रिंट की फ़ाइल थी। जवाहिरात के लैपटॉप से लिया उसने ये सब, और मुझे याद है वो कभी भी खबर को अपने कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाने देती थी। अलीशा हैकर थी, उन्हीं जराइम की वजह से वो जेल गई थी। उसके पास नेशनल डेटाबेस तक रसाई थी। उसने इस पार्शियल फिंगरप्रिंट को ढूंढ निकाला। शायद खावर अमेरिका में होता और दिलचस्पी लेता और कारदार ने उसे मसरूफ़ ना कर रखा होता तो वो भी ढूंढ निकालता, मगर उसका तो इंतकाम पूरा हो गया था। मगर इंतकाम के साइकिल में एक सर्वाइवर रह जाता है और वो इस चक्कर को उल्टा चलाता है। वो लड़का सुल्तान कई बरस की अनथक मेहनत के बाद औरंगज़ेब करदार के पास मुलाजमत करने आता है। उसके ड्राइविंग लाइसेंस की कापी उस कार्ड में थी और मैं देखते ही पहचान गई कि ये अहमद शफ़ी की पुरानी तस्वीर है। अहमद, वो स्टेफनी। सदी को धक्का लगा था। सुमर खामोश रही। उसे अब कोई भी बात हैरान नहीं करती थी।